आरुष खड़ा ठगा सा देखता रह गया। उस खिड़की के बंद होने की आवाज किसी चाबुक सी लगी थी उसे। कितनी ही देर तक वो भूखी नजरों से उस बंद खिड़की को घूरता रहा। फिर बेध्यानी में ही एक बार फिर उसका हाथ अपनी जेब में गया और एक कंकड़ अभी भी था वहां। आरुष मुस्कुराया और वो कंकड़ बाहर निकाला और फिर से दीपशिखा की बंद खिड़की पर फेंक दिया। अब क्या? नाराज दीपशिखा खिड़की खोलती हुई बोली, कदम चूम लूं या पलके बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। वो शेर अधूरा रह गया था ना। आरुष फिर बहका। दीपशिखा ने अब बनावटी गुस्से से उसे देखा। अच्छा, जब कंकड़ फेंकूं ना तो आ जाया करना, अब इतनी दूर से खटखटा तो नहीं सकता ना। आरुष जल्दी से बोला। दीपशिखा हंसी, एक तनाव मुक्त हंसी। ठीक है, आ जाऊंगी। और खिड़की बंद हो गई। आरुष खड़ा रह गया। अभी अभी जैसे खुशबू का एक झोंका सा गुजर गया था उस पर से। जानता था कि पूरी उम्र पड़ी है अभी, पर यकीन था उसे कि इस समय वो अपनी सारी उम्र के सबसे खूबसूरत पलों को जीकर हटा है। उसने भी खिड़की बंद कर दी, अलमारी वापस अपनी जगह पर टिका दी। एक बड़ा लंबा सा शोपीस उठाया, उसे कंधे से टिकाकर वायलिन बजाने का एहसास करता वो झूमने लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अरे यार थक, ये हमेशा ऐसे ही क्यों देखती है मुझे, कोई ना कोई पागलपन करते हुए। आरुष थोड़ा बौखलाया और शोपीस वापस रख दिया। जब वो झूमते हुए पीछे मुड़ा था तो उसे दिखा कि रचना खड़ी उसे घूर रही थी। एक बार फिर बड़ी ही अजीब और हास्यास्पद स्थिति में देखा था उसने उसे। नीचे जब सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, तब वो यहाँ ऊपर उन सब से अलग अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। सर बुला रहे हैं तुम्हें अपनी स्टडी में, रचना ने बिना किसी उटपटांग हरकत के बारे में पूछे ही बोला। शायद उस मामले में वो हार मान चुकी थी। ओह अच्छा, फोन कर दिया होता तो मैं नीचे आ जाता। आरुष जबरन दांत दिखाता हुआ बोला। अच्छा, और फोन कहाँ है तुम्हारा? आरुष ने अब हड़बड़ाते हुए जेब से फोन निकाला तो देखा वो साइलेंट मोड पर था, जिस पर रचना की कई मिस्ड कॉल दर्ज थी। रचना ने एक नज़र उस फोन पर फिर उसके चेहरे पर डाली और वहां से चली गई। आरुष ने उससे नजरें भी नहीं मिलाई। उसने मोबाइल चेक किया तो थोड़ा चौंका भी, क्योंकि एक मिस्ड कॉल प्रोफेसर जोशी का भी था। क्या हो गया इनका फोन यार, सोचते हुए आरुष ने उनका नंबर मिलाया। और कैसे हो आरुष? मैं ठीक हूँ सर, आप? तुम्हारी ही तरह के एक और यूट्यूबर ने सनसनी फैला रखी है आजकल, विराट, जो अपने वीडियो में गायब हो गया। हाँ, उसका तो काम ही यही है, सनसनी फैलाना। वैसे तुम हो कहाँ अभी? बस उसी सनसनी को कवर करने आया था, उसी महल में। क्या नाम है उसका? शायद रत्नावली, राइट? हाँ सर। ये महल तो शायद तुम्हारे मामा जी के घर से ही होते हुए जाते हैं ना? आरुष समझ गया कि प्रोफेसर घूम फिर कर कहाँ पहुंच रहे थे। मैं अभी वहीं पर हूँ प्रोफेसर, महल से लौट आया। और फोन पर खामोशी छा गई। गुड। और आरुष, खिड़की उससे दूर तो होना, याद है ना जो मैंने कहा था? उनकी बात सुनकर आरुष चुप रहा। प्रोफेसर जोशी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनसे वो झूठ बोलना पसंद नहीं करता था। खैर, ये आसान भी नहीं था। आरुष ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सर प्लीज डोंट माइंड, कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल आरुष, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे सवालों के जवाब देता आया हूँ। पूछो, क्या पूछना है? अगर मेरी जगह आप होते और खिड़की के दूसरी तरफ, उस तरफ मतलब अभिनव होता, तो आरुष ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप तब भी यही कहते? क्या आप उस खिड़की को दोबारा नहीं खोलते? आरुष ने रुककर अपनी बात पूरी की। अभिनव प्रोफेसर जोशी का इकलौता बेटा था जो आरुष की ही तरह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहलाता था। हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध और दक्ष था, पर एक ऐसी ही खोज के दौरान बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी उसकी। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है आरुष, अब तुम्हारे ऊपर है कि आगे तुम क्या करते हो। खिड़की के उस पार अतीत नहीं, भूल भुलैया है। बस यही कहूँगा कि दूर रहो उससे। अब सलाह देने से ज्यादा मैं और कुछ तो कर नहीं सकता।
प्रोफेसर ने फ़ोन रख दिया। न आरुष ने उनकी बात का जवाब दिया था, न प्रोफेसर ने आरुष की बात का जवाब दिया। निश्चिंत रहिए प्रोफेसर, आरुष ने मन ही मन सोचा। निक के पास कहाँ कोई प्रोफेसर राघवेंद्र जोशी थे उसे आगाह करने के लिए। उसने जो भी किया अनजाने में किया, और मैं सब कुछ जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, अब वक्त है अतीत में दखल देने का, भविष्य से खिलवाड़ करने का, लेकिन सब सोच समझ कर। आरुष ने मन ही मन सोचा और सीढ़ियां उतरने लगा। प्रोफेसर के फोन आ जाने से वो इतना गुम था कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि जब उसने रूम लॉक कर रखा था तो रचना बिना खटखटाए अंदर कैसे आई। स्नेहा बरामदे में बैठी अपने घर पर वीडियो कॉल कर रही थी। बंटी और अविरल मामी के साथ उनके शानदार बगीचे में गपशप कर रहे थे। आरुष उन पर एक नज़र डालता मामा जी के स्टडी की तरफ बढ़ गया। मेज पर कुछ पुस्तकें बिखरी हुई थी। वो रचना से कुछ चर्चा कर रहे थे। रचना ने उनमें से कुछ को उठाया और वापस उनकी जगह पर रख दिया। फिर एक उड़ती नज़र आरुष पर डाली और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। आओ आरुष, आओ बैठो। मामा जी सारी पुस्तकें किनारे रखते हुए बोले। आरुष थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ा। इस स्टडी में आने का आखिरी बार का उसका अनुभव बड़ा ही डरावना था। तब यहीं उस टूटी गर्दन वाली भूतनी से उसका सामना हुआ था और घर लौटकर मामा मामी ने बताया था कि रचना उस दिन छुट्टी पर थी, जबकि भूतनी के आने के ठीक पहले वो उससे बातें करके हटा था। आरुष मामा जी के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और एक सरसरी नज़र हर तरफ दौड़ाई। वही हल्की अंधेरी शांत सी जगह, शानदार वॉलपेपर्स, महंगे कालीन और फर्नीचर से सजी हुई हर तरफ किताबों के ऊंचे रैक। आरुष ने कोशिश की कि इस ओर उसका ध्यान न जाए कि जब उस भूतनी से उसका सामना हुआ था तो किस तरह से सारी किताबें फटकर उधड़कर हर तरफ बिखर रही थी, उड़ रही थी। आपने बुलाया मामा जी? कुछ खास नहीं बेटे, बस इस बार तुमसे बात ही नहीं हो पाई। मामा जी आराम से बोले। मेरा आना भी तो अचानक ही हुआ ना मामा जी। आरुष मुस्कुराया। तो क्या देखा तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने उस महल में? मामा जी बोले और कनखियों से आरुष को देखने लगे। कंप्यूटर पर काम करती हुई रचना भी अचानक स्थिर हो गई थी। कुछ खास नहीं, पर है थोड़ा अजीब। आरुष अटकते हुए बोला। वो दूसरी बार उनसे झूठ बोल रहा था और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उनसे दादू जितना घुला मिला तो नहीं था, पर दादू के बाद अगर वो किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, किसी का सबसे ज्यादा सम्मान करता था, तो वो मामा जी ही थे। लोग कहते हैं वो हॉन्टेड है, तुम्हें भी लगा ऐसा? ये सुनकर रचना भी सर उठाकर देखने लगी। वो बड़ी उजाड़ सी जगह है, टूरिस्ट भी नाम के ही आते हैं वहाँ, और मैंने थोड़ा पढ़ा था कि कहीं उस महल में बहुत सी जगहें वास्तु के हिसाब से नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है। ऐसी जगहों पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इकट्ठा हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ दिखा नहीं वैसा मामा जी। आरुष ने दांत पर दांत जमा कर एक बार फिर झूठ बोला। मामा जी उसे देखते रहे। मामा जी, हाँ आरुष, आपने बताया था कि गगन लहरी हमेशा लिखने के लिए एकांत वाली जगहों पर जाता था। हाँ था तो ऐसा। तब वो जरूर वो नॉवेल 21 सालों बाद उसने रत्नावली महल में ही लिखी होगी। वो वहीं की कहानी है। क्या सचमुच? हाँ, हमें भी तब पता चला जब हम उस महल में जा रहे थे। ये भी पता चला कि जब उस नॉवेल पर फिल्म बनने लगी तो आउटडोर शूटिंग के लिए वो वहाँ गए भी थे, लेकिन शूटिंग नहीं हो पाई। आपने बताया ही था कि कुछ गड़बड़ थी उस फिल्म के साथ शुरुआत से ही। इंटरेस्टिंग। ये नॉवेल वाली बात मुझे पता नहीं थी। लहरी तो शायद मुंबई का रहने वाला था, वो इतनी दूर इस महल में आकर लिखा होगा। हो सकता है लिखा हो। अगर हम लहरी की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं था। मुझे जब वो पहली बार मिला था, मतलब मैं जब जानता भी नहीं था कि वो कौन है, तो वो जगह भी बहुत दूर थी। मामा जी एक नज़र दीवार पर लगी उस तस्वीर पर डालते हुए बोले, जिसमें वो और गगन लहरी एक साथ थे। मामा जी, आरुष भी उस तस्वीर को घूरता हुआ बोला। हाँ आरुष, क्या ये पॉसिबल है कि वो नॉवेल एक रियल स्टोरी पर बेस हो? तुमने पहले भी पूछा था जब हम पिछली बार मिले थे। मामा जी मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, पर तब मैंने ताहिरा का भूत थोड़ी देखा था मामा जी। आरुष मन ही मन सोच रहा था। आरुष, हम अगर लहरी की बात कर रहे हैं तो पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
थी तो वो सारी कहानियां ही जो उसने लिखी और कभी किसी से कहा भी नहीं कि यकीन करो ये सब सच है, पर हो सकता है उनमें कुछ सच्चाई भी रही हो। मामा जी बोले और बस एक क्षण को आरुष और रचना की नजरें मिली और फिर दोनों ही परे देखने लगे। आरुष, जानते हो मैं इस इंसान की इतनी इज्जत क्यों करता हूँ? मामा जी एक बार फिर उसी तस्वीर को देखते हुए बहुत ही गहरी आवाज में बोले। आरुष उन्हें देखता रहा। एक गहरे समुद्र की तरह था वो। मुझे यकीन है बहुत कुछ समेटे था वो अपने अंदर। लोग उसके हुलिये से कतराते थे। वो उनके बगल से गुजर जाए तब भी वो नहीं जानते थे कि वही गगन लहरी था, पर अगर कोई बात करता उससे तो जानता। वो खुद भी एक रहस्यों से भरी किताब था। जैसा कि मैंने कहा, एक विशाल समंदर सी गहराई थी उसमें। अभी मैंने कहा ना कि मैं सुपरनैचुरल पर यकीन नहीं करता, और वो हर उस बात पर यकीन करता था जिसे अभी तक नकारा ना गया हो। उसकी नज़र में कुछ भी संभव था। हर वो बात संभव थी जिसके ना होने का सबूत अब तक मौजूद नहीं। तभी वो अनोखा था आरुष। तभी उसकी नज़रें वो देख पाती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। कोई भी बात उसे डरा, चौंका या आंदोलित नहीं कर सकती थी। वो इन सब से ऊपर और परे था। अब वो नॉवेल रियल हॉरर तो नहीं हो सकती, ये मेरा मन कहता है, क्योंकि पर्सनली मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। पर फिल्म के साथ जो भी गड़बड़ हुई वो ये सोचने पर मजबूर भी कर देती है कि क्या सच में कुछ था उस कहानी में। खैर, असल बात तो लहरी ही जाने। आरुष बैठा सोच रहा था, हो ना हो इन सब के पीछे ताहिरा ही है। बहुत सी रहस्यमय शक्तियों का एहसास हुआ वहाँ उस महल में। पूरा महल ही जिंदा, बात करता, फुसफुसाता हुआ महसूस हो रहा था उस रात। पर सामने आई तो कौन? ताहिरा, सिर्फ ताहिरा। जरूर उसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई। अच्छी खासी शूटिंग हो रही थी जब तक मामला स्टूडियो के सेट्स तक ही सीमित था, पर उस महल में जाते ही पंगा हो गया। दीपशिखा भी तो उसी के आसपास गायब हुई थी। शायद ताहिरा को ये फिल्म का बनना पसंद न आया। लहरी ने जो कुछ भी लिखा वो कहानी थी, पर असल में ताहिरा कौन थी? उसकी असली कहानी क्या थी? कोई रास्ता नहीं था जानने का। आरुष, मामा जी ने कहा, हाँ वो हमारा प्लान थोड़ा बदल गया है। अब हमारा फोकस वो फिल्म है, वो गायब हुई एक्ट्रेस, इसलिए लहरी भी है। आखिर बेस तो उसकी नॉवेल ही थी ना। तभी पूछा मैंने कि क्या वो रियल स्टोरी थी। पता नहीं आरुष, कुछ भी हो सकता है। और मामा जी थोड़े खुश दिखने लगे थे। आरुष समझ गया, वो उस महल को कवर कर रहे थे, मतलब आगे भी वहाँ आना होगा उसका। और मामा जी इसी बात से खुश थे। चल जल्दी कर। हाँ हो गया बस। आरुष अपने बैग की जिप लगाता हुआ बोला। अविरल और बंटी सामान लिए नीचे चले गए। आरुष एक बार फिर उस कमरे में अकेला था। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या सही कर रहा हूँ? दीपशिखा मेरी बात मानेगी क्या? क्या वो रुकेगी? और अचानक आरुष के विचारों को एक झटका लगा। जब निक ने अपने बच्चे रूप को स्कूल जाने से रोका था ताकि उस दिन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसका अंगूठा ना टूटे, तो उसके चेहरे पर वो भयानक घाव आ गया था। और जब अपने पिता को घर में लगने वाली उस आग से बचाने के लिए उसने अपने बच्चे रूप को जबरन बहाने से घर भेजा था, तो वो एक्सीडेंट हो गया था और माता पिता सहित क्रिस के बच्चे रूप की भी मौत हो गई थी। प्रोफेसर ने इसे अज्ञात भविष्य कहा था, मतलब निक के समय से छेड़खानी की वजह से वो घटा जो पहले नहीं घटा था, जिससे वो बिल्कुल भी अनजान था। सर्वथा नई संभावनाएं। आरुष का जी मिचलाने लगा। वो धम से बिस्तर पर बैठ गया और दोनों हाथों में सर पकड़कर सोचने लगा। दीपशिखा को शूटिंग में जाने से रोककर वो उसे भी तो एक दूसरा अज्ञात भविष्य देने जा रहा है। और फिर उसे याद आई सपने में देखी वो आग, वो भयंकर आग जिसमें उसका घर जल रहा था और खिड़की के पार खड़ी वो नाराजगी से उसे घूर रही थी। क्या वो सपना महज इत्तेफाक था या उसका कोई मतलब था? ऐसा तो नहीं कि वो उसे शूट पर जाने से रोके और इधर उसके घर पर वो आग नहीं। सोचते हुए एक झटके से आरुष ने सर उठाया और उस बंद अलमारी को देखा जिसके पीछे वो खिड़की थी। क्या करूं? घर पर रहेगी तो क्या होगा ये नहीं पता। हो सकता है वो आग वाला सपना बस सपना ही हो, पर अगर शूट पर जाएगी तो पक्का गायब हो जाएगी, ये तो तय है।
चांस तो लेना ही होगा। अरे ये क्या, वो सोच ही रहा था जब उसकी नज़र अलमारी के नीचे पड़ी जहाँ छोटा सा कुछ झिलमिला रहा था। आरुष उठा और हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। वो एक मनकों वाला ब्रेसलेट था। आकार प्रकार से ही किसी लड़की का लग रहा था, पर किसका? मामी जी का तो नहीं। उन्हें कोई भी एसेसरीज नहीं भाती थी। तो फिर रचना, वो यहाँ आई ही कितना है? बस 2 बार। नहीं, ये उसका भी नहीं हो सकता। सिवाय घड़ी के और लड़कों जैसी चेन के वो हाथों में कुछ पहनती भी नहीं। फिर, और ये ब्रेसलेट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वो अब जाने को तैयार था। आरुष ने मामी को देखा जिनके चेहरे पर फिर कब आओगे स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वो मुस्कुराया। हम अभी जो काम कर रहे हैं, मतलब उस महल को कवर करना, उसके लिए जल्दी ही आऊँगा, फिर से परेशान करने। मामी ने जवाब में धीरे से उसकी नाक दबाई। हाँ, पर अब की बार सरप्राइज मत देना, यहीं से होते हुए जाना। आरुष बारी बारी अपने मामा मामी से गले मिला। उसने देखा एक खिड़की से रचना भी उसे देखकर हाथ हिला रही थी। वो मुस्कुराया। फिर उसने एक नज़र घर के बगल वाली खाली ज़मीन पर डाली और मन में बोला, मैं वापस आऊँगा। नवीन खोसला बहुत नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर था और प्रोड्यूसर भी। खास बात यह थी कि वो नए चेहरों को मौका दिया करता था, लड़कियों को, नई हीरोइनों को। इंडस्ट्री को आधा दर्जन सक्सेसफुल एक्ट्रेस तो इसी ने दी है। यही नवीन खोसला डायरेक्टर था उस फिल्म का भी। वो 21 सालों का इंतजार का। अविरल ने कहा। वो अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए था। वो वापस आ चुके थे। महल में शूट करने के अलावा उन्हें उस फिल्म के बारे में भी छानबीन करनी थी। इस समय वो सारे अविरल के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। शायद उस नई एक्ट्रेस को भी वो ब्रेक दे रहा होगा जो गायब हो गई। स्नेहा बोली, ओह ग्रेट, इसे तो हम कैप्शन रख सकते हैं। जानिए नवीन खोसला की उस खोज के बारे में जो कभी सामने नहीं आ सकी। एक गुमनाम हीरोइन दीपशिखा। आरुष क्या बोलता है? अविरल रोमांचित स्वर में आरुष से बोला। आरुष भी सर झुकाए यही सोच रहा था कि अगर वो पंगा नहीं हुआ होता तो शायद दीपशिखा फिल्म पूरी करती और क्या पता वो फेमस भी हो जाती और आज के डेट में एक गुजरे जमाने की सेलिब्रिटी होती। पर इस डायरेक्टर भर से नहीं चलेगा। हमें आनंद के बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी ना। आरुष खोए स्वर में बोला। आनंद? कौन आनंद? अविरल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। आरुष थोड़ा हकबकाया। क्या जवाब दे? वो कैसे जानता है आनंद को? वो मुझे किसी ने बताया था कि दीपशिखा को उस फिल्म तक वही लेकर आया था। आरुष बात बनाता हुआ बोला। अविरल दोबारा लैपटॉप में खो गया। नहीं, किसी आनंद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कोई मामूली सा स्टाफ रहा होगा। खैर, वो इतना ज़रूरी भी नहीं। अरे है ज़रूरी, समझ ना। आरुष परेशानी से बोला। उसे आनंद की पूरी जानकारी चाहिए थी, तभी वो दीपशिखा की मदद कर पाता। मतलब क्या पता हमें कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाए। वो बात संभालता हुआ बोला क्योंकि फिर सभी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अच्छा, अभी की क्या स्टेटस है प्रोडक्शन हाउस की? आरुष ने पूछा। नवीन खोसला का एक ही बेटा था, राजीव खोसला, एक निकम्मा फ्लॉप डायरेक्टर। अपने बाप की गुडविल को भुनाया उसने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत नुकसान हुआ, कई फिल्में फ्लॉप की, कर्जे में डूब गया, अंत भी बहुत बुरा हुआ। हेवी ड्रिंकर था साला। अविरल लैपटॉप देखता सबको बता रहा था। पुरानी कहानी है यहाँ की, इंडस्ट्री की यही होता है। नकारा बेटा सफल बाप की इमेज को भुनाना चाहता है पर कर कुछ नहीं पाता। पर राजीव खोसला का बेटा तुषार खोसला कमाल का है। उसने कभी डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं की। शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, एक एजेंसी खोली और नए लोगों की पहुंच बड़े डायरेक्टर तक बनाने में मदद करता था। वो फिल्मों से जुड़े छोटे मोटे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता था। धीरे धीरे उसकी माली हालत सुधरने लगी। आज की डेट में उसकी बहुत बड़ी मॉडलिंग कंपनी है। बड़े बड़े लगभग सारे टॉप मॉडल्स जुड़े हैं उससे। उसके बहुत से बड़े बड़े बार और होटल्स भी है, डिस्कोथेक भी। ये देख, आईपीएल के दौरान जो पिछली बार पंगा हुआ था ना, वो इसी का बार था। गजब, आज की डेट में तो बहुत सक्सेस कहलाएगा पट्टा। अविरल बताते हुए बोला। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके पास अभी भी इसके दादाजी के समय का रिकॉर्ड्स मौजूद हो? आरुष ने कहा। आरुष ये क्यों हमें भाव देगा? पहली बात, इससे तो मिलना ही बहुत मुश्किल होगा। अविरल ने कहा। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। यार, ये आनंद इतना इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ है।
आरुष दृढ़ता से बोला और सभी उसका चेहरा देखने लगे। अगले कुछ दिन उन लोगों के तुषार खोसला के पीछे भागते हुए बीते, पर वो उसके सेक्रेटरी के सेक्रेटरी से आगे पहुंच बना ही नहीं पाए। सब करके देख लिया था उन लोगों ने, प्रेस रिपोर्टर तक बने पर बात नहीं बनी। जाने देना आरुष, जितना नेट पर अवेलेबल है उससे आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बंटी बोला। पर आरुष कुछ सुन नहीं रहा था, उसे तो किसी भी कीमत पर आनंद चाहिए था। एक फेमस मिस्ट्री राइटर ने अपनी एक नॉवेल में कहा है कि किसी की टोह लेनी हो तो उसके घर का डस्टबिन खंगालो, कुछ न कुछ क्लू मिल ही जाएगा। अपने मोबाइल पर गुम आरुष बोला, क्या अब तुषार खोसला का डस्टबिन चाहता है तू? लोग अपना कचरा कहीं और भी तो फेंकते हैं ना, डस्टबिन ही हो जरूरी नहीं। आरुष अर्थपूर्ण लहजे में बोला, मतलब? अविरल ने झुककर उसका मोबाइल देखा तो पाया कि उस पर तुषार खोसला का फेसबुक अकाउंट खुला हुआ था। ये कौन है, तनु खोसला? आरुष उसकी फ्रेंड लिस्ट देखता हुआ बोला, उसकी बहन है छोटी, शादी नहीं की है अब तक, बस ऐश करती रहती है भाई की कमाई पर। अविरल बोला, जिसे अब उससे संबंधित सारी जानकारियां मुंह जबानी याद थी। आरुष तनु खोसला की प्रोफाइल को घूरे जा रहा था जो उसे कुछ देखी देखी लग रही थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती चली। सुनो, देखो काम बन सकता है, मेरे पास एक प्लान है, आरुष जोश में बोला। सभी उसे घूर रहे थे और आरुष उन्हें अपनी योजना बताने लग गया। पूरा सुनने के बाद सभी के चेहरे पर हाहाकारी भाव आए और सभी ने आरुष को यूं घूरा जैसे वो पगला गया हो। आरुष, दिमाग खराब है तेरा, मरवाएगा तू हम सबको। इससे अच्छा तो चल दोबारा उस महल में रात बिता के आ जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा, बस, आरुष ने समझाना शुरू किया। कुछ नहीं होगा? ओए, शेर के मूंछों के बाल नोचने को बोल रहा है तू हम सबको, वो भी खर्राटे भरता शेर, उठेगा और निकल जाएगा हम सबको, डकार भी नहीं लेगा। अविरल दहशत से बोला, पर फ्रंट पर तो मैं रहूंगा ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा, अब चलो। आरुष मोबाइल बंद करता हुआ बोला, अभी नहीं, अगले साल, आरुष चिढ़कर बोला। बंटी और स्नेहा बड़बड़ाते हुए चले गए। अविरल कुछ सोचता हुआ आरुष के पास आया। आरुष, हाँ, बात क्या है? बात बहुत अजीब है, मतलब तू ये सब एक वीडियो के लिए कर रहा है? हाँ, मतलब और क्यों करूँगा, ऑब्वियसली वीडियो। आरुष भरसक अपने आप को शांत करता हुआ बोला। पता नहीं, एक बात कहूँ? हाँ बोलना। तू बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। ऐसा लगता है हमारा दोस्त आरुष कुछ दिनों पहले अपने मामा जी के यहाँ गया तो था, लेकिन जो लौटा वो कोई और है जिसे हम नहीं जानते। तू ऐसा पहले कभी नहीं था आरुष। अविरल उसे देखता हुआ बोला। आरुष उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था और ना ही उसकी बात का जवाब दिया उसे। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया महसूस हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। नहीं तो चल आजा। आरुष जबरन मुस्कुराया और वहां से चला गया। पीछे से उसे घूरता हुआ अविरल यही सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो आरुष कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया था। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।